सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। आज फिर लेकर हाजिर हूँ अपना पुराना प्रोग्राम फोर्थ व्यू। आज फिर हम करने वाले हैं कुछ दूर दराज की बात, कुछ बहुत राज की बात। दोस्तों, अमूमन हम बहुत राज की बात में देश की बात भी करते हैं, विदेश की बात भी करते हैं, मगर आज हम पूरे जियो पॉलिटिक्स को यानी भू राजनीति के मौजूदा सिनेरियो को शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबा प्रोग्राम तो नहीं करेंगे, मगर जो ज़रूरी है उस पर ज़रूर हम आज बात करेंगे और लगातार इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आज हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उनमें से एक है मोदी जी की मॉस्को यात्रा, दूसरा है इस वक्त ब्रिटेन में और तमाम जगह पर जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां और जहां पर राष्ट्रपति बन चुके हैं या बनने वाले हैं उनमें कितने लोग जो हैं यहूदी हैं और किस तरह मुस्लिम जगत ने अपने ही लोगों को अंधेरे में रखा और क्यों उन्हें एजुकेट नहीं किया, यानी वो गूढ़ रहस्य को कभी समझ ही नहीं पाए और वो भी इंतज़ार करते रहे कि कभी यहूदियों का राज आएगा। क्या वो चल नहीं रहा है? डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन वर्ल्ड की बनी है उनमें से क्या है और क्यों है। यानी मोदी जी की मॉस्को यात्रा भी उससे इंटरकनेक्टेड है और इजराइल में चल रहा वार, यूक्रेन में चल रहा वार भी इससे इंटरकनेक्टेड है और दुनिया में बदलने वाली सत्ताएं, गद्दियाँ, किसे उतारा गया, किसे बिठाया गया, ये सब इंटरकनेक्टेड है। और ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं ये जानने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में जब सत्ताएं आती हैं, यानी किसी को राष्ट्रपति चुन के लाया जाता है या राष्ट्रपति का कोई नज़दीकी होता है या फिर कोई सेक्रेटरी होता है या फिर विदेश के मामलों में उसको इन्वॉल्व किया जाता है, किस तरह घूम फिर कर वहाँ कोई यहूदी आ जाता है। और वो डायरेक्ट अगर यहूदी नहीं आता तो फिर वो यहूदी या तो उसकी बेटी होती है या फिर उसका दामाद होता है या फिर उसका पति होता है या फिर वो खुद पति होता है। तो कुल मिलाकर जो आखिरकार पूरी दुनिया में जो ताकतवर देश हैं उन ताकतवर देशों के अंदर कब से ये सिलसिला चल रहा है इस पर भी आता हूँ। पहले फ़िलहाल की डिटेल आपको बताना ज़रूरी है। दोस्तों, माफ़ करना, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इस वक्त जो है वो कहाँ और कौन कौन लोग जो है वो यहूदी ही नहीं, ज़ायनिस्ट है। सिर्फ यहूदी हो तो कोई बात नहीं, इनमें से सभी को ज़ायनिस्ट कहा गया है या साबित हुए हैं। कौन है ये लोग? ज़रा इनके नाम सुने आप। पहले ब्रिटेन के नए जो इस वक्त प्रधानमंत्री चुने गए हैं स्टारमर, इनकी जो बीवी है वो यहूदी है, यानी वो यहूदी नहीं है मगर उनकी बीवी यहूदी है जो इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। कमला हैरिस ने एक यहूदी, कमला हैरिस जो एक पावरफुल महिला रही है, सेक्रेटरी भी रही है, वो कमला हैरिस जो आगे मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के लिए प्रमोट की जा सकती है, जो बाइडेन को हटाया भी जा सकता है। और वो कौन है? कमला हैरिस ने एक यहूदी पुरुष से शादी की है। ये यहाँ भी एक यहूदी कनेक्शन है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन का जो बेटे हैं उन्होंने एक यहूदी महिला से ही शादी की है। यहाँ भी यहूदी कनेक्शन बादस्तूर है। पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते होंगे, जेरेड कुशनर जो है वो बेसिकली दामाद है ट्रंप का, यानी ट्रंप की बेटी ने जो है वो एक यहूदी से शादी की है जो इजराइल से गहरा संबंध भी रखता है और बाकायदा वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करता है। हिलेरी क्लिंटन की बेटी ने भी एक यहूदी से शादी की है। दोस्तों, तो ये जो मामला आपने देखा कि यहूदियों से आखिरकार उनका ज़ायनिस्टों से कनेक्शन है। बराक ओबामा का भी यहूदियत से कनेक्शन था, वो बाकायदा उन्होंने तस्लीम किया था कि मैं यहूदी हुआ हूँ। आखिर क्या बात है, चाहे वो कोई फ्रांस में आए, जर्मनी में आए, जर्मनी में तो यहाँ तक कि अगर आपको नागरिकता दी जाएगी तो आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है कि आप इजराइल की यानी यहूदियों के प्रति नफरत नहीं रखोगे और जो इजराइल के कानून हैं उनको मानोगे। तो कुल मिलाकर जो है आपको जर्मनी जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, ब्रिटेन जो सुपर पावर रहा है और अमेरिका जो सुपर पावर है, यहाँ तक कि आप सिर्फ यहीं पर बात छोड़ दें तो अलग बात है। आप अभी देखेंगे कि जहाँ युद्ध चल रहा है यूक्रेन में वो ईसाइयों का देश है, मगर
प्रेसिडेंट यहूदी है, मिस्टर जेलेंस्की। आखिर क्या है कि इस वक्त तमाम जगहों पर यहूदी के पति, यहूदी की बीवी, यहूदी का दामाद, यहूदी की बेटी, कुल मिलाकर यही सब लोग ताकत में हैं। जहाँ भी ताकतवर देश हैं, 2 देश ऐसे बचते हैं जहाँ इस वक्त उनके प्रेसिडेंट्स के साथ में यहूदी इस तरह का रिश्तेदारी का कनेक्शन नहीं है, जिसमें से आप एक चीन मान सकते हैं, दूसरा आप रशिया मान सकते हैं। अलबत्ता मुस्लिम देशों के अंदर भी यहूदी रहते हैं। उनमें से किसकी बीवी यहूदी है, किसकी नहीं है, कौन किसका क्या कनेक्शन है, ये सब अभी पोशीदा है। याद रखिएगा, ईरान में भी भारी तादाद में यहूदी मौजूद है। मेरा मतलब न किसी से नफ़रत फैलाना है, ना ही मेरा किसी को जो है एग्रेसिव बताना है, ना बैकफुट बताना है। मेरा मतलब, मेरा काम है कि जो हकीकत है, जो हो रहा है, वो आपको बता दूँ, और कहाँ कहाँ लोग गफलत में हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी बड़े देशों के ऊपर, इतनी बड़ी ताकतों के ऊपर यहूदी कनेक्शन वाला ही राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के देश हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री, राजा, किंगडम बनाए जाते हैं, इन्हीं ताकतों के ज़रिए उन्हें बनाया, बिठाया या उतारा जाता है। तो ये समझ आप बहुत अच्छे से रख सकते हो कि यानी पूरी दुनिया पे एक तवील मुद्दत से कंट्रोल यहूदियों का है, पूरे कारोबार पे दुनिया के, चाहे वो कंपनियां हो, तेल हो, रेल, ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके कंट्रोल में है। मगर बाकी की जो दुनिया है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या फिर वो नास्तिक है, ये सभी लोग, इन्होंने कभी इस मैटर को न कभी डिस्कस किया है, न कभी सीरियस लिया है, न कभी संजीदा लिया है। यही वजह है कि इनकी तमाम कंपनियां पूरी दुनिया में कहीं भी व्यापार करें, मुनाफा कमाती है। टैक्सेशन सिस्टम जो है इन्हीं की तरह, इनकी मर्जी से लागू किए जाते हैं। इनकी कॉम्पिटिटिव कंपनियों को धराशायी अपने देशों में लोग जो है इनकी मर्जी से करते हैं, क्योंकि तमाम दुनिया की ताकतवर देशों पर यहूदी किसी न किसी तरीके से पहुंच जाते हैं और वो पर्दे के पीछे बैठकर सत्ता चलाते हैं। अपना नाम कभी नहीं करते, नाम वो हमेशा मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू इन्हीं का रहता है, मगर हुकूमत करने वाले यहूदी ही होते हैं। ये स्पष्ट आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप ये समझ रहे हैं कि जो जेरूसलम के अंदर युद्ध चल रहा है, जो इस वक्त जो गाज़ा में युद्ध चल रहा है, क्या वो मुसलमानों की, यहूदियों की लड़ाई है, या फिर वो ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई है? बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से एक, मैं बहुत अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि बेसिकली एक फाइनेंस का जो निज़ाम यहूदियों ने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में अपना लगाया, और रशिया जैसी जो आर्मी, फौजी ताकत बहुत बड़ी है, तकनीकी ताकत बहुत बड़ी है, मगर उसको कभी फाइनेंशियली ग्रो नहीं करने दिया, और एक लंबी चाल के तहत चाइना इस चाल से निकलने में कामयाब रहा, जिसमें रशिया ने भरपूर मदद की। अब पूरी दुनिया में उस निज़ाम को तोड़ने के लिए ही डॉलर को ख़त्म करना, बैंकिंग निज़ाम को बदलना, पूरा उनका IMF, वर्ल्ड बैंक और पूरे सिस्टम को ख़त्म करने की लड़ाई चल रही है, जिसे आप गाज़ा में यहूदी और मुसलमानों के तौर पर देख रहे हैं, रूस में जो है वो यूक्रेन और रशिया की तरफ देख रहे हैं, ताइवान और चाइना की लड़ाई देख रहे हैं। ये तमाम लड़ाइयाँ, जहाँ भी जो कुछ जाल बिछाया गया है इस वक्त, ये पूरा का पूरा सिर्फ़ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन वर्सेस दुनिया के शैतान, व्लादिमीर पुतिन वर्सेस दुनिया के वो शैतान जो दुनिया को गुलाम बनाए हुए हैं एक तवील मुद्दत से। और जब आप बहुत पहले भी जाएंगे, आपको बता दूं कि महारानी विक्टोरिया, जिसका बहुत बड़ी दुनिया पर राज था, जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, वो ईसाई नहीं थी, यहूदी थी। रोथचाइल्ड परिवार की बेटी थी वो, रोथचाइल्ड परिवार की बेटी थी, जिसने बैंक, जिसने कंपनी एक्ट और जिसने पायरेट को फाइनेंस किया और दुनिया में गुलाम बनाने के लिए लोगों को, अंग्रेज़ों को बाहर निकाला, उनकी कंपनियां बनाई और दुनिया पर उन्होंने कब्जा किया, माइनिंग की, खनन की, नशीली चीज़ पैदा करवाई, बहुत कुछ उन लोगों ने करवा कर जो है इस काम को आगे बढ़ाया। यानी वो विक्टोरिया जिसके राज में सूरज नहीं डूबता था, वो कोई ईसाई नहीं थी, वो यहूदी थी। तो यानी बड़ी सीधी सी बात है कि हर ताकतवर सत्ता के पीछे बैठी हुई यहूदी ताकत ज़ौनी ताकत होती है, और लोग समझते हैं ज़ोनिस्ट थोड़े से हैं, यहूदी थोड़े से हैं, और वो तो बेचारे हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है।
सबसे पहले आपको इस गलतफहमी को दूर करना होगा कि आपके पीछे बैठे हुए लोग, आपको चलाने वाले लोगों के पीछे भी यहूदी लॉबी बैठी है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर भी बिल गेट आता है। कौन है बिल गेट? जिस रॉकफेलर का यहाँ, जो जिस मॉर्गन का यहाँ पर जो है कनेक्शन चलता है, वो कौन है? रिलायंस के साथ या दूसरी कंपनियों के साथ पूरे खुलासे तो मैं नहीं करता। जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट है वो किन का इन्वेस्टमेंट है? सवाल इन्वेस्टमेंट का नहीं है, सवाल उस बात का है कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया को इन्होंने कभी उठने नहीं दिया। और इसलिए उठने नहीं दिया क्योंकि ताकतवर सत्ता इनके अपने हाथ में होती है और सत्ता गिराने, बनवाने, उठाने, बिठाने का काम इनके लोग करते हैं। इसीलिए इनकी कंपनियों के लिए माहौल तैयार करके दिया जाता है। और जब तक इनका उन सुपर पावर यानी ब्रिटेन, अमेरिका ऐसे देशों के ऊपर ताकतवर के तौर पर बने रहेंगे, तब तक ये ऐसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को कभी मुनाफे या फ़ायदे में या विकसित देश के रूप में डेवलप नहीं होने देंगे जब तक ये मौजूद है। ये बात मगर आप लोगों को, मुसलमानों को, दूसरी कम्युनिटी को एक इनके धर्म गुरुओं के ज़रिए अपने जाल में फंसाया जाता है। इनको ऐसी ऐसी कहानी इनके अपने धर्म गुरु सुनाते हैं जिससे ये लोग जो हैं या तो यहूदियों से इतनी नफ़रत करते हैं कि उसमें अपना नुकसान कर लेते हैं, यानी उनकी चाल, उनकी चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, या इतनी मोहब्बत करते हैं कि सब कुछ इन पर लुटा देते हैं, सिर्फ किसी की दुश्मनी में अपने फ़ायदे नुकसान की नहीं सोचते। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि चंद मुट्ठी भर लोगों ने दुनिया पर कब्जा कर रखा है और बाकी को एक कैटल की तरह हाँक रहे हैं, और वो कैटल समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि आखिर तुम्हारे राजा कौन हैं और तुमको इस स्थिति में लाने वाले, लड़ाने वाले, प्यार करवाने वाले, मज़हबों पर अपनी मर्जी से चलाने वाले, ये सब कुछ आप विकास की तरफ नहीं जाने देने वाले। कौन है वो लोग? आपके अपने बीच में बैठे हुए उनके एजेंट, उनके दलाल, जो खुद भी नहीं जानते कि वो उनके एजेंट हैं और उनके दलाल। इस पर लंबी एक एक बात की हम गुफ्तगू सीरीज में जारी रखेंगे कि कहाँ किस ने किसके कनेक्शन से क्या क्या किया, इन्होंने आर्थिक निज़ाम को कैसे बनाया और अब कैसे तोड़ा जा रहा है और टूटेगा। इसकी तफसील से हम, क्योंकि मैं सिलसिला शुरू कर चुका हूँ, अब मैं इसको नहीं रोकूंगा, एक एक चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। एक एपिसोड में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। रशिया जो गए हैं, जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, यकीनी तौर पर रशिया की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़ा स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि पूरी कोशिशों के बाद ब्रिटेन और अमेरिका, उनके पीछे बैठी हुई षड्यंत्रकारी लॉबी ये चाहती है कि भारत की चाइना का युद्ध हो, भारत का पाकिस्तान का युद्ध हो, और ये एक लंबे युद्ध में फंस जाए जहां पर वो अपने हथियार बेचे भी, उस ज़मीन का इस्तेमाल भी करें, उसको यूक्रेन की तरह लंबे वार में वो नस्तो नाबूद हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर उन्हें लड़ाई से भागने न दें। लड़ाई से भागने देने की स्थिति कैसे होती है ये भी समझ लेना। बिल्कुल प्योरली आप समझें कि हमास का हमला था, हमास ने इजराइल को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी, ये आपकी गलतफहमी है। असल बात क्या है वो समझें। असल बात तो मैं पहले भी कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ, फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, रशिया ने एक तैयारी की थी जब यूक्रेन पहले से पता था, पहले क्रीमिया में युद्ध करने की कोशिश की गई थी 2014 में, उसके बाद वो जानते थे कि फिर से पलटकर यूक्रेन में घेरा जाएगा, तभी से वो एक तैयारी शुरू की गई। और जब यूक्रेन की और रशिया की वार शुरू हो चुकी थी तो उसके बाद व्लादिमीर पुतिन तय कर चुके थे कि अब मुझे इसको, जहाँ पर तोते में तमाम बड़े यहूदियों की, ज़ोनिस्टों की, जो अलग अलग जगह पर सत्ताओं में जाके बैठे हैं, कहीं के प्रधानमंत्री बन गए, कहीं प्रधानमंत्री की बीवी बन गए, कहीं प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के दामाद बन गए, ये जो बैठकर पीछे से सत्ता चला रहे हैं, अगर इनकी गर्दन मरोड़नी है और इनकी शैतानी को रोकना है तो ज़रूरी है कि इजराइल की गर्दन पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसी तोते में इन सब की जान फंसी हुई है। यही वजह थी कि एक लंबे प्लान के तहत हमास को तैयार किया गया, हिजबुल्लाह को तैयार किया गया। और ये बात आपको हजम नहीं होगी, रईसी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद तमाम चीज़ें बदल गई। अब हूतीज़ और हिजबुल्लाह लड़ाई ललकार रहे हैं, अमेरिका को हमले वो कर रहे हैं जिससे सीधे इजराइल का नुकसान हो रहा है, भगदड़ मची है। यार लिपिड जो विपक्षी नेता है आज पूरी तरह से कह चुका है कि हम लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारी फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब हमें फैसला करना होगा, हमें होस्टेज भी छुटाने होंगे और हमें जिस भी तरीके से हो सके इजराइल वॉर रोकनी होगी, हम हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकते। ये कब हुआ? जब रईसी नहीं रहे। ये पूरा गेम
व्लादिमीर पुतिन का है। और व्लादिमीर पुतिन आप जान ले तो भी क्या कर लेंगे, आप नहीं जान ले तो भी आप क्या कर लेंगे। और अगर इजराइल ये बात जानता है, सब ये बात जानते हैं, सब जानते हैं कि वो इससे जीत नहीं सकते, क्योंकि एक रियल फाइटर और हथियार रखने वाला, प्रोपोगंडा नहीं, टीवी बाजी नहीं, अखबार बाजी नहीं, रियल में ताकत रखने वाला जो पूरे यूरोप और पूरे नाटो के हथियारों का काल बना चुका है, यूक्रेन के अंदर सता सता के उनको मार रहा है, उनके तमाम जो है हथियारों को फ्लॉप कर दिया है, पूरी दुनिया में उनको एक्सपोज कर दिया है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है, जो है वो रशिया है। इसी तरह वो इजराइल के अंदर बहुत आसानी से इस पीस को नहीं होने देगा और लंबा खींचेगा तब तक जब तक ये तमाम जो शैतानी खेमा है व्लादिमीर पुतिन की शर्तें नहीं मानेगा, घुटने नहीं टेकेगा, तब तक तोते की गर्दन उसके हाथ में रहेगी। और तोते में जो आप मीडियाबाजी में, अफवाहों में, बहुत सारे मीडिया तो आपको देख रहे होंगे, 3 साल से आपको हर 24 घंटे में एक बार वर्ल्ड वार करवा दिया जाता है, बल्कि परमाणु बम फटवा दिया जाता है। ऐसे लोगों की बात सुन के अपना टाइम बर्बाद ना किया करें, क्योंकि इनके पास मतलब एनालिसिस करने की क्षमता ही नहीं है। कुछ भी इनको बकवास करनी होती है वो करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होता इनकी किसी खबर का, कोई मतलब नहीं होता। अगर होता है तो देख लीजिए, आप पूरे पिछले 3 साल के मेरे एपिसोड निकालते जाइए, देखते जाइए, मैंने आगे आने वाली घटनाओं की प्रेडिक्शन की होगी, एक एक चीज़ आपको होती भी नज़र आएगी। आज जो कह रहा हूँ वो भी होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर मैं जो मोदी जी जा रहे हैं इसका कनेक्शन सीधा यूक्रेन वार से भी है, इस गाज़ा वार से भी है, और चीन और भारत वार से भी है। तो यहाँ पर पूरी तरह कोशिश की जाएगी, ऑफ़र की जाएगी भारत को कि श्रीलंका में भी चलिए हम आपको स्पेस देते हैं, रशिया के और भारत के साथ मिलकर वहाँ के एयरपोर्ट सिस्टम को मिलकर चला लेते हैं। वहाँ की एयरपोर्ट जो है घाटे में जा रहे हैं, एयरवेज घाटे में जा रही है, हालांकि भारत ने अपनी खुद की एयरवेज बेच दी है। मगर ऐसी बहुत सारी ऑफ़र की जाएगी ताकि इस वक्त भारत चीन के साथ ना लड़े। लड़ने से कोई भारत का फ़ायदा होने वाला नहीं है, मगर जिनका फ़ायदा होने वाला है उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। भारत का हर हाल में नुकसान ही होने वाला है। अलबत्ता मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। मैं ये भी कह रहा हूँ आप लोगों को, हो सकता है कि सत्ता में लाने या बनवाने वालों का भी यहूदी से जो कोई ना कोई संबंध हो। मैं नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को भी क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप पार्लियामेंट में तू में क्या चल रही है, क्या क्या बंदर नचाए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही है, यानी आपको हिले में लगाया जा रहा है। इसी तरह मुसलमानों ने उनके धर्म गुरुओं ने उनको हिले में लगा रखा सैकड़ों साल, इसी तरह आपको भी किसी न किसी तरीके से उलझाया जा रहा है। बड़े कैनवास में देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। एक एक चीज़, अर्थव्यवस्था, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ों पर मैं डिटेल में प्रोग्राम करूंगा, झूठ के पर्दे खोलूंगा। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। आप लोग बताइए कि अगर आप सुनना चाहते हैं, हकीकत देखना चाहते हैं, अभी मैं आपको क्या होने वाला है गजा में और क्या होने वाला है रशिया में और उनके मतलब क्या है, कल इस पर भी ज़रूर बात करूंगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, क्योंकि लंबा हो जाएगा। कल डिटेल में फिर एक एक चीज़ आप कमेंट करके बताइए कि किस मुद्दे पर आप इनमें से ख़ास तौर पे कल देखना चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।